देखिए, आज एक बात करने वाला हूँ जो बहुत अहम है, अजीबो-गरीब है। कुछ घंटे पहले हुई है जिसका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। एक रैली एड्रेस कर रहे थे न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट ट्रंप। उस रैली में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हरमुज़ हम जानते हैं कि ईरान के कब्ज़े में है, कि वहाँ पर हमने शिकस्त दे दी है ईरान को। तो ये तो वो पहले भी बोलते रहते हैं। नई बात ये बोल दी कि बहुत जल्दी मैं ऐलान करने वाला हूँ कि जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है वो अमेरिकन टेरिटरी है, कि वो अमेरिका का है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बोलता है कि स्टेट ऑफ हरमुज़ अमेरिका की टेरिटरी है, इसका मतलब अमेरिका को उसको डिफेंड करना है। हरमुज़ हम जानते हैं कोई आम ताम जगह नहीं है। वहाँ से गल्फ़ का 20% ऑयल और गैस दुनिया को जाता है। गल्फ़ जो है, जो हरमुज़ है, वो ईरान की टेरिटरी है और दो बड़ी ताकतें आज दुनिया में, चाइना और रशिया, उसको सपोर्ट करती हैं इस बात को। हम ये भी जानते हैं कि जो हरमुज़ है वो ईरानियन मिलिट्री के कब्ज़े में है और रहेगी। कोई तरीका नहीं है कि अमेरिका जो है, अमेरिका की फ़ौज उसको वहाँ से हटा सके। तो सवाल ये है, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात ऐलान क्यों की है? एक बात तो तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बौखलाए हुए हैं और वो लाजमी भी है। 10 कारण दूंगा कि क्यों बौखलाए हुए हैं। पर दूसरी बात यह है, फिर भी ऐसा बोलना ये बात को संकेत करता है कि क्या कुछ बातचीत चल रही है अमेरिका के अंदर। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के साथ कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से हरमुज़ को खोला जाए या ईरानियंस को वहाँ शिकस्त दी जाए। अब मिलिट्री ताकत से तो हो नहीं सकता, तो क्या अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात कर रहा है वहाँ? मैं जानता हूँ ये हंसी, लोगों को हंसी आएगी इस बात पे, पर हमें इस बात को थोड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए। कारण उसका ये है कि देखिए, अमेरिका इकलौता मुल्क है दुनिया में जिसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे हैं, किसी और मुल्क ने नहीं करे। और दूसरा कारण ये है कि अमेरिका वो मुल्क है जो वर्ल्ड वॉर 2 जीता, कोल्ड वॉर जीता, पूरी दुनिया में यूनिपोलर में इकलौती सुपर पावर था। अब उसकी शिकस्त हो जाना और इतने कम वक्त में, ये वो चीज़ है जो अमेरिकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये कबूल नहीं हो रही है। तो क्या वो कुछ हरकत करने वाले हैं जिससे कि दुनिया में एक नई चीज़ होने वाली है? तो ये बातों को सोचना ज़रूरी है अभी से। अब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी 10 बातें क्या हैं जिसके कारण बौखलाए हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं मागा बेस, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें गिरती जा रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि उनके फॉलोअर्स का ये कहना है कि हमारी लड़ाई है ही नहीं वेस्ट एशिया में, हम वहाँ क्यों बैठे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप में इस रैली में उन्होंने खुद कहा है कि देखिए, मैं जानता हूँ इस लड़ाई के कारण, जो लड़ाई चल रही है वेस्ट एशिया में, दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के, अमेरिका के अंदर ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कबूला है इसके अंदर। पर वो ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि मुझे इसको, लड़ाई को ख़त्म करना है जल्दी। दूसरी बात यह है कि देखिए, 3 नवंबर को अमेरिका में बहुत ही अहम मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं जहां नई यूएस कांग्रेस तय होगी। अब अगर वो जो यूएस कांग्रेस में आते हैं मेजॉरिटी, वो डेमोक्रेट्स हुए, इनकी पार्टी के नहीं हुए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जा सकती हैं। ये भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। तीसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद साइन किया है 17 जून को एमओयू ईरान के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि उस एमओयू में, जिसमें 14 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स वो हैं जो ईरान चाहता था, क्योंकि अमेरिका लड़ाई हारा है। पर दिक्कत यह है कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो इसको कबूल नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों साइन किया उसके ऊपर, अमेरिका जो है इस तरीके से शिकस्त नहीं मानेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो है, कि मैं लूज़र कैसे दिख सकता हूँ कि मैं हार गया। इसीलिए उन्होंने साइन करने के बाद फिर से लड़ाई शुरू कर दी। चौथा कारण है कि इजराइल के लीडर्स और प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुलेआम आज कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ाई बंद कर दें, इजराइल लड़ाई बंद नहीं करेगा, वो तैयार ही नहीं है उसके लिए। पांचवा कारण क्या है कि जब ये लड़ाई शुरू करी थी अमेरिका ने, जिसको कि वर्गलाया गया, ये इजराइल नेतन्याहू ट्रंप को इस लड़ाई में ले आए, अब वो तो साफ क्लियर हो रखा है कि लड़ाई की कोई तैयारी थी ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं था।
सोचा ही नहीं था कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, कितनी ताकत है उसके पास। अगर ये सब किया होता, जिसे हम बोलते हैं वॉर इन्वेंटरी, कि हमारे पास लड़ाई लड़ने का असला क्या है, क्या हमारे पास मिसाइल्स हैं, क्या हमारे पास मिसाइल रोकने की मिसाइल जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स बोलते हैं वो है, वो कुछ भी नहीं सोचा गया। और अब तो रिपोर्ट्स आ रही है कि जो 39 डेज की एयर वॉर हुई थी शुरू में, उसके बाद जो सारा उनके स्टॉक्स हैं मिसाइल के, इंटरसेप्टर मिसाइल्स के, बहुत ज़्यादा कम है। तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? अगला कारण क्या है? छठा कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो यहाँ लड़ाई लड़ रही है वेस्ट एशिया में, जो उसके कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, वो खुद भी बयान दे रहे हैं और उनके दफ्तर से बयान जो है सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। और बयान ये है कि हमको ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। ये पोजीशन जो है वो इजरायली फौज की है, ये पोजीशन जो है वो इजरायली मिनिस्टर्स और नेतन्याहू की है। ब्रैड कूपर जो कि यूएस मिलिट्री के हैं, अगर उनकी ये असेसमेंट है, ये सोच है, तो उनको ये पब्लिक नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं देनी चाहिए। उनको ये बतानी चाहिए अपने सीनियर कमांडर को, जो कि जनरल केन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। वो नहीं कर रहे हैं ये। इसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में बोलते हैं कमांड ब्रेकडाउन। बहुत ही सीरियस बात है। यूएस मिलिट्री का टॉप कमांडर पब्लिकली वो कह रहा है जो ट्रंप नहीं चाहता। ट्रंप वो लड़ाई बंद करके बाहर जाना चाहते हैं। सीरियस मामला है। सातवां कारण देखिए, किसी भी मुल्क के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, और खासकर जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो अमेरिका की शान है। अब ये रिपोर्ट्स हैं कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि पिछले 250 दिन से समुंदर में है, सिर्फ एक बार पोर्ट कॉल करा है, जिसके ऊपर 5000 जो है वो फौजे हैं अमेरिका की। वहाँ पर मोराल लो है, खाना नहीं मिल पा रहा है। 8 क्रू मेंबर्स ने, रिपोर्ट आ रही है, सुसाइड कमिट कर ली है। क्रू मेंबर्स की जो फैमिली है वो बात कर रही है सोशल मीडिया पे कि जो है वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको। तो जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के, पीट हेग्सेथ, उनका काम है इसकी डिटेल में जाना, पता करना क्या हो रहा है और उसको ख़त्म करना उस दिक्कत को। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा, मोराल भी जो है वो कम नहीं हुआ और सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये यूएस मिलिट्री में एक तरीके से, क्या इसको बगावती बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हर आदमी अपना काम करने में लगा हुआ है, कमांड ब्रेकडाउन है। अगला कारण सुनिए, 8वां कारण, ये जो 8 अगस्त को जो हुआ है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें हम जानते हैं 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है। इसको बिल्कुल कोशिश नहीं करी गई है अमेरिका में समझने की। अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं वो अभी भी लगे हुए हैं कि इसके में जो लिखा है अटैक ऑन वन, अगर एक पे अटैक होगा तो तीनों उसमें लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, जो कि नेटो में होता है आर्टिकल 5 में। ये वही बन रहा है, तो वो नहीं है। मैं समझा चुका हूँ अपने हिंदी के वीडियो में, ये जो जॉइंट, जो अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल जो है, वो यूनाइटेड नेशन के अंडर है, वो नेटो नहीं है, वो अलग चीज़ है वो। पर अमेरिकी जो हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसका क्या मतलब है। तो ये सब बातें प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई जा रही होंगी, और ये भी बताया जा रहा होगा कि इस एग्रीमेंट के अंदर आज 3 मुल्क हैं, कुवैत है, उसके बाद कतर है लाइन में खड़ा हुआ, वो भी इसको शामिल ज्वाइन करना चाहता है। टर्की कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब मेरे खिलाफ है और इसको मैं जल्दी से जल्दी रोकूं, इसका मतलब मैं हरमोज खोलूं जल्दी से जल्दी, और मैं यहाँ से अगला स्टेप अपना सोचूं। फिर ये भी एक खतरा दिख रहा है। अगली बात बताता हूँ, 9th बात। आज मैं एक अमेरिका का चैनल है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, उस पर था, तो उनके होस्ट ने मुझे बताया कि जो प्रिंस सलमान है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने फिर से बात करी है प्रेसिडेंट ट्रंप से और कहा है कि आप इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाइए बिल्कुल। और उसका कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिएगा जो सऊदीज़ है वो कोशिश में लगे हुए थे कि हम दोनों जगह अपना पैर रखें लटका अटा के। अमेरिका से भी दोस्ती करी हुई है और चाइना और ब्रिक्स के मेंबर भी हैं।
तो अब क्या हुआ है, याद करिएगा कि नवंबर 2025 में प्रिंस सलमान गए थे व्हाइट हाउस में, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप भी खड़े थे। वहां पर यह अनाउंसमेंट करी प्रिंस सलमान ने कि जो सऊदीज हैं वो $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह टिप्पणी करी थी कि भाई 600 की जगह आप 1 ट्रिलियन कर दो। और हम जानते हैं कि अमेरिका की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया में, और ये वो भाषा है पैसे की, डील्स की, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ में आती है। तो सऊदी प्रिंस ने यही बताया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इस सब पे खतरा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, आपकी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे भी खतरा है। तो वो उनको बात समझ में आ रही है। तो वो ये एक बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये भी समझ रहे होंगे कि सऊदी जो है वो इसमें जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में भी शामिल है। फिर एक और जो बात पता चली वो ये है कि जो यूएई है, जो अभी तक बिल्कुल अलग थलग था, अपना लगा हुआ था, क्योंकि उसका अब्राहम अकॉर्ड है इसराइल के साथ, यूएई की इन्वेस्टमेंट से इतनी इसराइल के अंदर नज़दीक है, इसराइल के नज़दीक है वॉशिंगटन के, सोच रहा था कि मैं इन सबसे अलग जो है काम कर सकता हूँ, मुझे ईरान से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी अब लाइन पे आ रहा है। जैसे कि मुझे बताया गया, ये जो होस्ट हैं ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बहुत सारे हवाई जहाज गए हैं, सरकारी हवाई जहाज यूएई के, कोई $3 बिलियन कैश लेकर तेहरान गए हैं ईरान को देने हैं। करीबन 2 टन गोल्ड है वो जाके ईरान को दिया है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ अपने रिश्ते जो है सुधारना चाहते हैं। ये बात है क्योंकि उनकी समझ में आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो बनाया जा रहा है। जब अमेरिकी फौजें यहाँ से चली जाएंगी वेस्ट एशिया में तो वो उसकी जगह आएगा। और 10वां कारण देखिएगा कि जब अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे दफ्तर में, याद करिएगा, तब उन्होंने कहा था कि खतरा बढ़ गया है अमेरिका को, जो सही बात है। रशिया और चाइनीज़ मिसाइल्स का, नई टाइप की मिसाइल्स है, तो हम एक अपना जो है एंटी मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं जिसको गोल्डन डोम बोलते हैं, जिसमें $1.5 ट्रिलियन लगेंगे पेंटागन के, और जिसमें ज़्यादा काम जो होगा वो स्पेस का होगा, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अब जो उनके 4 स्टार कमांडर है स्पेस फोर्स के अमेरिका के, वो बयान दे रहे हैं कि हमारे को तो फंडिंग ही नहीं मिली, काम कैसे होगा इसके ऊपर गोल्डन डोम पे, क्योंकि वो सारी फंडिंग तो इस लड़ाई में लग रही है वेस्ट एशिया की। अजीब बात है ना, अमेरिका दावा करता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारा है, गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे हैं, अरब कंट्रीज़ हमारे हैं, इज़राइल हमारा है, लेकिन उन्होंने किसको बचाया है? ये अपने एरिया को तो बचाना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का दावा करके कि ये हमारा है, और हम ऐलान करने वाले हैं कि ये अमेरिका का हिस्सा है, तो इसे कैरी कैसे करेंगे? वहाँ जो इब्राहिम लिंकन खड़ा है, जो बहरी कैरियर खड़ा है, उसके ऊपर लोग खुदकशियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जवाब तो पहले दे दो, फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को अपने कंट्रोल में ले लो। ईरान इतना कमज़ोर नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इस तरह छोड़ दे। आप अफ़गानिस्तान के एक पत्थर तक भी कब्ज़ा ना कर सके तो ईरान के पास बहुत जदीद किस्म का असलहा है, जंग लड़ने का प्रोफेशनल अफवाज है उनके पास। वो नहीं छोड़ेंगे आपको। आपका क्या राय है कमेंट में बताइए। इस वीडियो का अगला हिस्सा देखिए, वो और बेहतर होने वाला है। दोस्तों, ये किसी जासूसी फिल्म की तरह लगता है, जेम्स बॉन्ड की फिल्म की तरह लगता है, हॉलीवुड की किसी ऐसी फिल्म की तरह लगता है जिसमें राष्ट्रपति पर हमला होने वाला है और उसे बचाने के लिए वहां के जासूस तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। उन्हें एक गाड़ी से निकाल कर दूसरी गाड़ी में डाल रहे हैं या कुछ और दूसरे तरह के उपाय कर रहे हैं। लेकिन ये गजब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को फूड वैन में, कैटरिंग वैन में वहां से बचकर निकलना पड़ रहा हो। मतलब उन्हें बचाने के लिए इस तरह के उपाय किए जा रहे हों कि बजाय किसी वाहन वगैरह के बदलने के या एरोप्लेन बदलने के, उन्हें कैटरिंग वाहन में बैठा के ले जाया गया दूसरे प्लेन में। ये अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक है। ये पूरी अमेरिका की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है कि वो अपने प्रेसिडेंट को एक पूरे गरिमापूर्ण ढंग से कहीं किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने में नाकाम रही है और उसे इस तरह के उपाय करने पड़े हैं अपने राष्ट्रपति की रक्षा के लिए। तो ये तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा था। मैं पहले आपको इसकी डिटेल बता देता हूं, फिर हम आएंगे
कि आखिरकार इस तरह की स्थिति बनती क्यों है, अमेरिका इस तरह से घबराता क्यों है और इस तरह के ऑपरेशन उसे करने क्यों पड़ते हैं। आप तो जानते हैं कि अभी 7-8 जुलाई को अंकारा में नाटो देशों की समिट हो रही थी और ट्रंप भी वहां पहुंचे थे। समिट के दौरान ही उनसे कहा गया कि उन्होंने खुद कहा कि मैं ईरान की जो किल लिस्ट है उसमें नंबर 1 पर हूं, हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं, वे मुझे निशाना बना रहे हैं। समिट खत्म हुई, वापसी का समय आया। ट्रंप ने पहले कतर की तरफ से मिले नए बोइंग 747 पर आने की घोषणा की थी, लेकिन लौटते समय उन्होंने कहा कि पुराना एयरफोर्स 1 लेंगे। अब ये पूरा सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ा मैं आगे बताता हूं कि 8 जुलाई की शाम को अंकारा का एसएन बोगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब सूरज ढल रहा था, कैमरे चारों तरफ लगे हुए थे, दुनिया देख रही है। ट्रंप अपनी लिमोजिन से निकलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, पुराने एयरफोर्स 1 पर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, नीला सफेद 747, उस पर चढ़ते हैं, हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और अंदर चले जाते हैं। सबको लगता है राष्ट्रपति विमान में बैठ गए, अब विमान उड़ान भरने वाला है। लेकिन अंदर जाने की कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप और उनके करीबी सहयोगी विमान के दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो तरफ जहां मीडिया के कैमरे नहीं जा सकते हैं। वहां एक कैटरिंग ट्रक खड़ा है, फूड वैन खड़ा है। ये वही ट्रक होता है जो विमानों में खाना, पानी और सप्लाई लोड करता है। इसका कंटेनर हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर उठाया जाता है, ठीक विमान के गैली सर्विस डोर के स्तर तक। ट्रंप और उनके साथी उस ऊंचे से कंटेनर में प्रवेश करते हैं, कंटेनर नीचे उतरता है, ट्रक धीरे धीरे एयरफोर्स 1 से दूर होता है और वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि एक सूट पहने आदमी ट्रक की कैब में बैठता है, ट्रक मुड़ता है और पास में खड़े एक छोटे सैन्य विमान एयरफोर्स C-32A की तरफ बढ़ता है। C-32A असल में बोइंग 757 का सैन्य वर्जन है। आमतौर पर राष्ट्रपति या डिफेंस सेक्रेटरी इसका इस्तेमाल करते हैं, उपराष्ट्रपति और डिफेंस सेक्रेटरी, राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ आकर वो कंटेनर रुकता है, ऊपर उठता है, ट्रंप चुपके से उस छोटे से विमान में सवार हो जाते हैं। इस बीच जो असली एयरफोर्स 1 उस पर क्या हो रहा था, वहाँ पत्रकार और कुछ व्हाइट हाउस के स्टाफ उस पर चढ़ रहे थे। उन्हें बताया गया कि विंडो शेड्स बंद रखें। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रपति विमान में है ही नहीं। वो सोच रहे थे कि ट्रंप उनके साथ ही फ्लाई कर रहे हैं। एयरफोर्स 1 ने एयरफोर्स 1 का कॉल साइन रखा, जबकि असली विमान जिस पर ट्रंप थे उसका कॉल साइन रीच 18 था, एक साधारण सैन्य कॉल साइन। ट्रांसपोंटर भी बंद कर दिए थे ताकि कोई दूसरा देश ट्रैकिंग न कर सके। दोनों विमान उड़ान भरते हैं। छोटा विमान थोड़ा पहले ब्रिटेन पहुंचता है, वहां के एयरपोर्ट पर उतरता है। वहां ट्रंप को फिर से चुपके से पुराने एयरफोर्स 1 में वापस लाया जाता है। जब पत्रकार अमेरिका में उतरते हैं तो ट्रंप को उसी विमान से उतरते हुए देखते हैं जैसे वो पूरे समय उसी विमान में थे। पूरा ऑपरेशन आप देख लीजिए किस तरह से किया गया, लेकिन कई घंटों तक तो पता ही नहीं चला अमेरिकियों को। लेकिन धीरे धीरे ये राज खुलता गया। 10-11 अगस्त को वाशिंगटन पोस्ट ने ये खबर ब्रेक की, फिर न्यूयॉर्क टाइम, BBC, CNN सब ने इसको कवर किया। ट्रंप ने खुद बाद में भी कहा कि उन्होंने सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री की सलाह मानी और इस तरह से वो वहां से निकल कर आए। कहा यह गया था उनसे कि ईरान उनके विमान पर मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान का भय पैदा किया गया था और आप जानते हैं कि ईरान के साथ जंग चल रही है। ईरान में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ट्रंप से बदला लें, उनकी जान लें, लेकिन ट्रंप ईरान का रवैया कभी भी इस तरह की किलिंग पर नहीं रहा है। उसने कभी भी इस तरह के हमले नहीं किए हैं। वो आत्मरक्षा के लिए हमले करता रहा। अभी इस पूरी जंग में भी उसने अंधाधुंध बमबारी नहीं की है, टारगेटेड की है अमेरिकन बेसिस पर। लेकिन अमेरिका इतने खौफ में जीता है, जिसको कहते हैं पैरानॉइड है। पूरी अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, पूरा अमेरिका को ही हमेशा डर में रखा जाता है। आप हॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में देखेंगे, उनमें खौफ पैदा किया जाता है, कभी रूस का, कभी चीन का, कभी किसी और मुल्क का, कभी इस्लामिक आतंकवाद का, और कभी और कुछ नहीं मिलेगा तो एलियंस का भय पैदा कर दिया जाएगा, या कोई साइंटिफिक ऐसी कोई खोज हुई है जिसने पूरे मानव समाज के लिए खतरा पैदा किया। इस तरह के खतरे गढ़कर वो खुद भी डरे रहते हैं और दुनिया भर में भी डर बेचते रहते हैं। तो ये खौफजदा मुल्क है,
वहाँ के शासक प्रशासक डरे हुए लोग हैं और इसीलिए इसी का फ़ायदा इजराइल उठाता है। तो ये खबर जो हमले की थी वो इजराइल ने अमेरिका को दी थी, सीआईए को दी थी, और उसका कहना था कि बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज से ये खबर आई है कि ईरान हमला कर सकता है। अब इजराइल इतना खासम खास है और मोसाद की प्रतिष्ठा है इस तरह की कि उसके द्वारा मिली सूचना पर भरोसा करता है अमेरिका। लेकिन ये भी हो सकता है कि अमेरिका को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, अमेरिका की निगाहों में ईरान को बहुत डरावना मुल्क बनाने की कोशिश में इस तरह की इंफॉर्मेशन फीड की जा रही हो जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति भी ईरान के खिलाफ हो जाए, अमेरिकी जनता भी ईरान के खिलाफ हो जाए कि देखिए हमारे राष्ट्रपति तक को टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक इस्तेमाल है इजराइल और मोसाद का कि कैसे अमेरिका को अपने ग्रिप में रखें, ट्रंप को अपने ग्रिप में रखें और उन्हें ईरान के खिलाफ भड़काए रखें। ईरान पर हमला करने के लिए भी वही बुलाकर लाया था अमेरिका को, अमेरिका फंस गया, उसकी दुर्गति हुई, उसके हथियार खत्म हो गए, तमाम चीज़ें हो गई, ट्रंप की ऐसी तैसी हो गई, उनकी लोकप्रियता ज़मीन से पाताल तक में चली गई और ये सब हुआ। लेकिन अभी भी अमेरिका को तो समझ में आ गया, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप को ये समझ में नहीं आया है कि इजराइल कितना खतरनाक खेल खेलता है, उसके खेल में नहीं फंसना चाहिए और इसीलिए ये शर्मनाक ऑपरेशन अंजाम देना पड़ा जिसकी ज़रूरत शायद नहीं थी। और भी तरीके आजमाए जा सकते थे जिसमें ट्रंप को ज़्यादा सम्मानजनक तरीके से व सुरक्षित तरीके से वापस ले जाया जा सकता था। लेकिन तुर्की जो कि नाटो का मुल्क है और तुर्की पर हमला करने की हिम्मत ईरान नहीं करेगा। हिम्मत तो कर सकता है लेकिन गलती नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह से इतने जो मुस्लिम ममालिक हैं वहीं किसी राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास करे ये एक बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विसेज लगता है दिमाग से पैदल हो गई है या बहुत डरी हुई है या इजराइल के बिल्कुल कब्जे में है, नियंत्रण में है। वो जो भी इंफॉर्मेशन फीड करता है उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाता है और तभी इस तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जो जग हंसाई का कारण भी बनता है। जब एक बंदा अपने लोगों को छोड़कर, अपने लोगों को उस जहाज़ में छोड़कर जिसमें वो जाने वाला था, जिस पर ईरान स्ट्राइक करने वाला था या नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंस ने तो ऐसा कह दिया कि इस पर हमला होने वाला है, किस तरह एक बुज़दिलों की तरह उसे छोड़कर, वहाँ अपने लोगों को छोड़कर, अपने बड़े बड़े लीडरशिप को छोड़कर दूसरे जहाज़ में एक बॉक्स में मुंतकिल होना, ये कितनी बुज़दिली की बात है। अगर गैरत सीखने हैं तो ईरानियों से सीखिए। आप लोगों ने ईरानियों से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया है, अब भुगतना तो पड़ेगा। ये दुनिया में बड़े बड़े दावे करता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करने वाला हूँ, मैं ईरान पर न्यूक्लियर हथियार से हमला करने वाला हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। बुज़दिलों का यही होता है कि वो जंग नहीं लड़ सकते तो ऐसा करते हैं कि जिसमें पूरा सिविलाइजेशन मिट जाए। ये कोई अनहोनी बात या कोई ऐसा बात नहीं है जो पहले नहीं हुआ है, बल्कि आप लोगों ने तो जापान के साथ ऐसा किया है, जापानियों के साथ किया है। अगर उसके साथ ना किया होता तो हम मानते कि आप लोग ये नहीं करते। हो सकता है कि ईरान से जंग ना लड़ने की सूरत में आप लोग ये रास्ता इख्तियार कर ले, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों ने अफ़गानिस्तान के साथ जो किया, आप लोगों ने लीबिया के, इराक़ के और अब ईरान और इसके अलावा वियतनाम, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, आप लोगों की वजह से अपने मफाद के लिए यूक्रेन को किस मुसीबत में डाला है। अब इतना हिम्मत नहीं है कि रशिया के सामने बरह रास्त आकर उससे लड़ने का हिम्मत नहीं है। तो आप लोग उन ममालिक से लड़ने की कोशिश करते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये हमसे बहुत कमज़ोर है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं निकला। ईरान ने शहादतें दी लेकिन जंग में डटे रहे और डटे होने का ऐलान भी कर रहे हैं कि हम डटे हैं, आगे भी लड़ने की कोशिश करेंगे। तो ट्रम्प अब एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया है जिससे निकलने का रास्ता उनके पास बिल्कुल नहीं है। वो समझ रहा था कि 2 दिन में हम काम तमाम करके फिर फ़तह का ऐलान करके कहेंगे कि ईरान जो था वो एक ख़तरनाक स्टेट था और हमने उसका निज़ाम ही चेंज कर दिया। अब वहाँ कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसला नहीं है, अमन है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ महफूज है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो था वो 100%
इस हमले से पहले महफूज था, उसमें कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। लेकिन जब इसने हमला किया तो उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ गैर महफूज हो गया। अब ईरान टैक्स ले रहा है, वहाँ कोई नहीं गुज़र सकता। ऑयल क्राइसिस दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इकोनॉमी जो है वो भी नीचे जा रही है। महंगाई दुनिया में बढ़ रही है। इस तरह के बहुत से मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ट्रम्प अब भी हैरान है कि मैंने क्या करना था और ये क्या हो गया, किसने मुझे इसमें फंसाया। नेतन्याहू को वो दिल में बहुत गालियाँ देते हैं कि किस मुसीबत में फंसाया। और ये पहला प्रेसिडेंट है अमेरिकन जिसने ईरान पर हमला किया इजराइलियों के लिए। अब जो लोग इब्राहिम लिंकन के ऊपर बहुत अरसे से है, वो समझ रहे हैं कि हम किस के लिए लड़ रहे हैं। हम तो अमेरिका अपने लैंड के लिए तो नहीं लड़ रहे, हम किसी और के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए उनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो ख़राब हो रहा है। वो समंदर में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात को ट्रम्प जो है वो प्रोपेगेंडा समझते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। एक बंदा अपने काबिने के लोग एक ऐसे जहाज़ में छोड़कर दूसरे में मुंतकिल होता है जिस पर हमला होने वाला है, तो वो ये कैसे तस्लीम करेगा कि इब्राहिम लिंकन के ऊपर जो लोग हैं वो दिमागी तवाज़ुन खो रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हर लीडर ईरानियों की तरह नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया में इतना बुज़दिल लीडर कोई नहीं होगा। मुझे तो वो जो नॉर्थ कोरिया का जो सदर है, जो भी है, जो एक डिक्टेटर है, अगर उनका एक बच्चा एक जहाज़ में हो, उनके मुल्क का कोई नागरिक उनका जो है वो किसी जहाज़ में हो, तो मैं समझता हूँ कि वो उस जहाज़ को उसके बगैर नहीं छोड़ेगा। अगर वो छोड़ने की कोशिश करेगा तो वो साथ लेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना बुज़दिली कोई दुनिया में दिखाए जो ट्रम्प ने दिखाई है। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें।